बड़े बंगले वाला कंजूस ससुराल। सुबह का समय होता है। पार्क में धूप होती है। पेड़ों के बीच एक बेंच पर राघव और नेहा बैठे होते हैं। नेहा पिंक कुर्ती पहने होती है और राघव उसका हाथ पकड़े बैठा होता है। दोनों के बीच मुस्कान और थोड़ी सी झिझक साफ दिखती है। सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस है। समझ नहीं आ रहा कि कहूँ या ना कहूँ। ओहो, मुझसे कुछ कहने से पहले भी तुमको सोचना पड़ रहा है। बात कितनी भी सीरियस हो तुम मुझे बता सकते हो। क्या बात है, बताओ ना। मैं तुम्हारे घर रिश्ते का प्रपोजल भेजना चाहता हूँ। तुमने भले ही अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, पर मुझे लगा कि यही सही समय है। नेहा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शादी का प्रपोजल मंजूर है, लेकिन एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं। कौन सी बात, बताओ मुझे। शादी के बाद मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हूँ, इसलिए शादी के बाद भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। राघव थोड़ी देर सोचता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैं समझता हूँ और मैं कोशिश करूंगा अपने मम्मी पापा को समझाने की। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरी भाभी जॉब नहीं करती, लेकिन मैं बात करूंगा और उन्हें जरूर मना लूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसलिए जैसे तुम अभी मेरा साथ देते हो, मेरी इज्जत और मुझसे प्यार करते हो, आगे भी वैसे ही करते रहना। फाइनली अब हम डेटिंग लाइफ से निकलकर मैरिड लाइफ का मजा ले पाएंगे। हाँ हाँ, पहले रिश्ता तो पक्का होने दो, पहले ही ख्वाब सजा रहे हो। अरे यार, शुभ शुभ बोलो। अभी तो रिश्ते की शुरुआत भी नहीं हुई है और तुम अभी से ऐसी बात कर रही हो। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अगले दिन राघव का पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। पापा अखबार पढ़ रहे होते हैं, मम्मी पूजा की थाल सजा रही होती है। राघव उनके सामने बैठा होता है। मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? जी, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। मम्मी पापा एक दूसरे को देखते हैं और मम्मी मुस्कुराती हैं। अगर तुम्हें पसंद है और वो हमारे संस्कारों को समझती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर एक दिन तय कर लेते हैं मिलने का। राघव के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। नेहा का घर साफ सुथरा सजा होता है। दरवाजे पर घंटी बजती है। नेहा की माँ दरवाजा खोलती है और सामने राघव का पूरा परिवार खड़ा होता है। आइए आइए, अंदर आइए। नेहा ने हमें आपके बारे में पहले ही बता दिया था सब कुछ। सब लोग मुस्कुराते हुए अंदर आकर बैठ जाते हैं। टेबल पर चाय और समोसे रखे होते हैं। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, नौकरी भी करती है और फिर घर भी संभाल लेती है, बहुत अच्छी बात है। जी, आजकल लड़कियां सब कुछ मैनेज करना सीख गई हैं। नेहा चुपचाप मुस्कुराती है। राघव की मम्मी उसे गौर से देखती है। बेटा, तुम्हें राघव के बारे में सब कुछ पता है ना? जी, थोड़ा बहुत जानती हूँ और बाकी सब तो शादी के बाद समझ लूंगी। सब लोग हंस पड़ते हैं। राघव और नेहा अलग जाकर बात कर रहे होते हैं। जी, हमें तो नेहा बहुत पसंद आई। जितनी सादगी है उतनी समझदारी भी है। माँ वसुधा की आंखों में खुशी दिखती है। नेहा झुककर सबको चाय देती है। सब लोग खुशी से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिन बाद नेहा के घर में शादी की तैयारियों की हलचल हो रही होती है, लेकिन नेहा अपने कमरे में बैठी एक हैवी लहंगा देख रही होती है। एक खूबसूरत हैवी ब्राइडल लहंगे का डिजाइन उसके फोन पर होता है। बेटा, इतना हैवी लहंगा बनवाने का सोच रही है तू? हाँ मम्मी, यही डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया है, रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का। बेटा, तू जानती है ना हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। जो तेरे पैसे थे वो सब शादी के मंडप और बाकी इंतजाम में लग गए। नेहा का चेहरा उतर जाता है, फिर मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरा जो लहंगा वहाँ से आएगा वही पहन लूंगी, वो भी मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। माँ की आंखें भर आती हैं। नेहा अपनी माँ को गले से लगा लेती है। दोनों की शादी बड़े अच्छे से होती है। गृह प्रवेश होता है। बड़े बंगले का दरवाजा फूलों और लाइटों से सजा होता है। दरवाजे पर राघव की मम्मी आरती की थाली लिए खड़ी होती हैं। नेहा लहंगे में पैरों से कलश को गिराते हुए गृह प्रवेश कर रही होती है। जैसे ही नेहा घर में कदम रखती है, बड़ा हॉल, झूमर, महंगी पेंटिंग्स और खुले लॉन वाला शानदार घर देख नेहा की आंखों में चमक आ जाती है और इतने बड़े बंगले को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वाह, इतना बड़ा बंगला! अब तो मेरा भी बड़ा घर हो गया। अब मुझे अपने मन की ख्वाहिशों को मारना नहीं पड़ेगा। जो मन चाहेगा वही लूंगी, वही करूंगी। तुम्हारा स्वागत है नेहा इस घर में। आओ बेटा, रोली की थाली में पैर रखो और अपना पहला कदम रखो। अगले दिन नेहा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही होती है। चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। आज मेरी पहली रसोई है, पता नहीं सासू माँ क्या क्या बनवाएंगी। 36 भोग बनवाने को कहेंगी तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे तो 2-4 चीजें ही आती हैं। इतने में दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। नेहा संभलती है और सास कमरे में आती है और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। नेहा बेटा, आज तेरी पहली रसोई है ना? जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्या क्या बनाना है। कुछ ज्यादा नहीं बेटा, बस आलू टमाटर की सब्जी बना ले और साथ में पूरी।
नेहा चौंक कर सास को देखती है। बस यही बनाना है? हाँ हाँ बेटा, पहली बार में इतना काफी है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सादा खाना ही घर की पहचान है। सास के जाते ही नेहा चैन की सांस लेती है और मुस्कुराती है। अरे वाह, मेरी सास तो बहुत बढ़िया निकली। मुझे तो लगा था कि 36 भोग बनवाएंगी, पर इन्होंने तो बस सादी सी सब्जी और पूरी कह दी। ये तो 5 मिनट में बन जाएंगी। मेरे तो मजे आ गए। नेहा रसोई में जाती है, गैस जलाती है, टमाटर काटती है और आलू को गुनगुनाती है। शादी के बाद का पहला दिन इतना आसान होगा सोचा नहीं था। लगता है इस घर में मैं खुश रहूंगी। नेहा शीशे के सामने बैठी होती है, हल्के पीच रंग की साड़ी में, हाथों में मेहंदी की हल्की झलक और माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में गजरा लगाया हुआ है। वो मुस्कुराते हुए तैयार हो रही है। खुद से कहती है, आज मेरी मुंह दिखाई है, देखते हैं सासू माँ ने क्या क्या तैयारी की होगी। वो कमरे से बाहर आती है, लेकिन पूरा घर शांत है। न कोई सजावट, न कोई गर्मा गर्मी, बस नौकरानी झाड़ू लगा रही है और सास किचन में है। अरे ये क्या, ना कोई झालर न फूल, घर तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। थोड़ी देर सोचकर वो वापस अपने कमरे में जाती है, जहां राघव लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। राघव, आज मेरी मुंह दिखाई है और घर में कुछ भी तैयारी नहीं हो रही है ना ही कोई सजावट, ना ही कोई रौनक। राघव मुस्कुराता है और चेयर से उठकर उसकी तरफ आता है। डेकोरेशन की क्या जरूरत है नेहा, इतना बड़ा घर है, 100 तरह की लाइट्स लगी हैं। जैसे ही शाम को लाइट जलेंगी ना, एकदम शादी जैसा घर लगेगा। अच्छा ठीक है। शाम का समय होता है। नेहा सोफे पर बैठी होती है, सजकर तैयार, सुनहरी साड़ी, हल्का मेकअप, चेहरे पर सादगी होती है। पास में मिठाई की प्लेट रखी होती है। धीरे धीरे कॉलोनी की कुछ औरतें आने लगती हैं। वो मुस्कुराते हुए नेहा को देखती हैं। अरे वाह, बहू तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही है। हाँ, राघव की किस्मत खुल गई, कितनी सुंदर और समझदार लग रही है बहू। थोड़ी देर बाद 3-4 औरतें पास आकर आपस में धीरे से बातें करने लगती हैं, लेकिन आवाज नेहा तक आ रही होती है। देखना, आज भी इन्होंने कंजूसी नहीं छोड़ी। बहू की मुंह दिखाई और घर में 2 झालर तक नहीं लगाई। हाँ, इतनी सुंदर बहू और घर में कितना फीका फीका लग रहा है। लगता है सब दिखावे में ही पैसे लगाते हैं। अरे बहू के नाम पर थोड़ा खर्च कर देती तो क्या बिगड़ जाता। अब तो लोग बातें बनाएंगे। नेहा सारी बातें सुन लेती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी दिखती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। मुझे तो लगा था कि हमारे यहाँ के पड़ोसी ही ऐसे हैं, पर ये तो सबके सब यहाँ ऐसा ही इन लोगों का काम है, बात बनाना। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं तो क्यों अपनी खुशी इन बातों से बिगाड़ूं। वो धीरे से मुस्कुराकर मिठाई उठाती है और औरतें आपस में बातचीत करती रहती हैं। अगली सुबह हवेली जैसे बड़े बंगले में हलचल हो रही होती है। नौकर सफाई कर रहे होते हैं। रसोई में नेहा और विशाखा साथ खड़ी होती है। विशाखा अप्रिन पहने, चेहरे पर उत्साह और थोड़ी सी घबराहट के साथ सब्जियां काट रही होती है और नेहा खड़ी होकर फोन में एक रेसिपी देख रही होती है। दीदी, आज तो बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं ना, मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा अच्छा बना लेती हूँ। पहली बार मिल रही हूँ उनसे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बना लो, पर मुझे लगता नहीं कि मम्मी जी तुम्हें इतना कुछ बनाने देंगी। वो तो हमेशा कहती है सादगी में शान है, ज्यादा खर्चा करने से कुछ नहीं होता है। दीदी, लेकिन पहली मुलाकात है, थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए ना। सोच रही हूँ आलू टिक्की, पनीर रोल और मीठे में सूजी का हलवा बना लूं। विशाखा कुछ कह पाती इससे पहले ही सासू माँ रसोई में आ जाती हैं। हाथ में चाय का कप होता है। नेहा बेटा, इतना सारा सामान क्यों निकाला है टेबल पर, क्या हो रहा है ये सब? मम्मी जी, मैं सोच रही थी बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना लूं। अरे बेटा, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा भर भर के सामान मत निकालो, छोटी छोटी प्लेट में थोड़ा थोड़ा रखो और खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस चाय रख दो, साथ में नमकीन और बिस्किट रख देना, बस। नेहा चौंक कर उनकी ओर देखती है, थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, लेकिन मम्मी जी, फूफा जी से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। अगर कुछ अच्छा नहीं बनाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? कहेंगे कि बहू तो आई है पर जरा से भी सत्कार नहीं किया, तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। अरे ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सब घर से खाकर ही चलते हैं, और वैसे भी लोगों का तो काम ही है बात बनाना। तू क्या उनके घर रोज रोज जा रही है जो डर रही है? कहने दे जो कहना है। नेहा चुप हो जाती है और धीरे से सिर झुका लेती है। मैं सब समझा लूंगी, तू बस उतना ही कर जितना मैंने कहा है, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सास ये कहकर निकल जाती है। रसोई में शांति हो जाती है। नेहा हाथ में सब्जी का चाकू पकड़े सोच में पड़ जाती है। दीदी, ये क्या बात हुई? रिश्तेदार आ रहे हैं और हम सिर्फ उन्हें चाय बिस्किट देंगे? ऐसा तो मेरे मायके में कभी नहीं हुआ। वहाँ तो मेहमान आते हैं तो पूरा घर जुट जाता है उनकी खातिरदारी में। विशाखा ताने भरी हंसी हंसने लगती है। अरे पगली, तू अभी नई नई आई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। इस घर में सब अपने हिसाब से चलता है, जरूरी नहीं कि जैसा तू सोचती है वैसा हो। मतलब मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती? कर सकती है, पर सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है, अभी नहीं। विशाखा ये कहकर रसोई में बाहर निकल जाती है। नेहा वहीं खड़ी रहती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर में हलचल मची होती है। बच्चों की हंसी खुशी, मम्मियों की तैयारी और पति गाड़ियों की सफाई कर रहे होते हैं।
सब मिलकर एक पिकनिक पर जाने वाले होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। नेहा रसोई में खड़ी होती है, एक बड़ी सी टोकरी टेबल पर रखी होती है और उसमें वो खाने की चीजें रख रही होती है। चिप्स के पैकेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, जूस के छोटे डिब्बे, पानी की बोतलें और कुछ सैंडविच रखती है। बच्चे जब खेलेंगे तो भूख तो लगेगी ही, थोड़ी तो तैयारी करके चलना चाहिए, वरना बाद में सब परेशान हो जाते हैं। उसी समय सास रसोई में आती है और उन्होंने जैसे ही वो बड़ी बास्केट देखी उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी बड़ी टोकरी में क्या भर कर रख रही है तू? मम्मी, थोड़ा बहुत खाने का सामान रख रही हूँ, बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी। सोच रही थी कि वहाँ पर कहीं दुकान ना हो तो कुछ काम आ जाएगा। अरे बेटा, वहाँ पर इतनी बड़ी टोकरी ले जाने की क्या जरूरत है? हम लोग जंगल में थोड़ी जा रहे हैं, ये तो बस पार्क है और वैसे भी बच्चे खेलने में लग जाएंगे, खाने की किसे फुर्सत मिलेगी। इतना कहकर वो बाहर खेलते दो बच्चों की ओर इशारा करती है। देख, ये दोनों तो यहाँ कितनी मस्ती से खेल रहे हैं, वहाँ भी खेलेंगे, इन्हें कहाँ भूख लगती है। रहने दे तू, इतना सामान भरने के लिए जरूरत पड़ी तो वहाँ कुछ खरीद लेंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। वो बास्केट से आधा सामान निकाल देती है। चिप्स के पैकेट, सैंडविच का बॉक्स और जूस के कुछ डिब्बे सब वापस रख देती है। अब बास्केट में बस 2 पैकेट चिप्स और कुछ बिस्किट बच जाते हैं। बस बेटा, इतना बहुत है, हम घूमने जा रहे हैं, खाने के बोझ के लिए नहीं। सास चली जाती है। नेहा गहरी सांस लेती है लेकिन मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, जो थोड़ा रखा है वही सही, बच्चों के लिए कम से कम कुछ तो रहेगा। मम्मी जी भी पता नहीं ऐसे क्यों बात कर रही हैं। गाड़ी में बैठकर पूरा परिवार निकल जाता है। गाड़ी में गाने बज रहे होते हैं, बच्चे हंस रहे होते हैं और सबका मूड बहुत अच्छा होता है। आज तो बड़ा मजा आएगा, बरसों बाद ऐसा पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आज तो पूरा दिन बच्चों के नाम रहेगा। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते ही बच्चे भागने लगते हैं। झूले, स्लाइड और झूलों की लाइन देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। बड़े भी बच्चों की खुशी को देखकर मुस्कुराते हैं। 2-3 घंटे बीत जाते हैं। सब थक कर घास पर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। मम्मी भूख लगी है। मुझे भी मम्मी, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, अभी तो घर से खाकर खेले हो, अब फिर भूख लग गई। मम्मी, बहुत भूख लगी है। देखो आसपास कोई दुकान है क्या? चारों ओर नजर डालते हैं लेकिन पार्क का आसपास का हिस्सा सुनसान होता है। कहीं कोई खाने का कोई स्टॉल नहीं दिखती। अरे यार, हमने सोचा था पार्क में फूड कॉर्नर होगा, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब बच्चों को क्या खिलाएं? हमें कुछ घर से रख कर लाना चाहिए था। अरे मैंने तो कहा था थोड़ा रख लो, कौन जानता था यहाँ दुकान नहीं होगी। तभी नेहा मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बास्केट खोलती है। लो बेटा, भूख लगी थी ना, ये लो, मैंने थोड़े चिप्स और बिस्किट रखे थे। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह, चिप्स! थैंक यू चाची। अरे वाह, नेहा ने तो समझदारी दिखाई। अगर तू ये ना रखती तो आज बच्चे तो रो रो कर परेशान कर देते। सच में नेहा, तेरा तो दिमाग काम करता है। अब सब थोड़ी थोड़ी चिप्स खाते हैं लेकिन नेहा की आंखों में हल्की सी नाराजगी दिखती है। वो सास की ओर देखती है। मम्मी जी, मैंने तो और भी बहुत कुछ रखा था, पर आपने ही तो निकलवा दिया था। सास थोड़ी असहज होती है, चेहरा सख्त बनाकर बोलती है। अरे मैंने ये थोड़ी कहा था कि सब कुछ निकाल कर बाहर रख दे, मैं तो बस कह रही थी थोड़ा कम रख ले। अब सब बात मुझ पर मत डाल। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। बच्चे तो चिप्स खाते हुए खुश होते हैं लेकिन बड़ों के बीच थोड़ी नाराजगी फैल जाती है। नेहा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर बच्चों को जूस पिलाती है। लो बेटा, थोड़ा जूस भी पी लो, फिर झूले झूलने चलते हैं। नेहा, तू तो हर बार संभाल लेती है, मैं होती ना तो पलट कर बोल देती। दीदी, मैं बस यही सोचती हूँ कि माहौल खराब ना हो, आखिर सब एक साथ आए हैं खुश होने के लिए। सास दूर बैठी सब सुन लेती है। वो चुप रहती है लेकिन चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब बच्चे फिर खेलने भागने लगते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। बगले में हल्की अजीब तरह से शांति होती है। बच्चों की हंसी खुशी की आवाज नहीं हो रही होती है, न ही कोई उत्साह होता है। नेहा अपने पति राघव के पास बैठी होती है। राघव, घर में बिल्कुल शांत माहौल है। आज तो चिंटू का बर्थडे है, आप लोगों से सेलिब्रेट नहीं करते? बर्थडे सेलिब्रेट क्या करना है? एक केक ले आएंगे, शाम को काट लेंगे बस। लेकिन चिंटू छोटा बच्चा है, उसके दोस्त भी तो होंगे, उन्हें भी बुला लेते, थोड़ी डेकोरेशन कर लेते तो बेचारे को अच्छा लगता। ये तो नॉर्मल होने वाली चीजें हैं। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ज्यादा लोग आएंगे नहीं तो एक केक ही काफी है। पता नहीं इस घर के लोग कितने कंजूस हैं। इतनी कंजूसी तो कोई भी नहीं दिखाता। आजकल के जमाने में आप लोग इतने बड़े बंगले में रहते हो, फिर भी इतने कंजूस। तुमने कब देखा कि हम कंजूस हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। हम तो दिल खोल कर पैसा उड़ाते हैं। रहने दो बस। जब मैं नई आई थी तब मुझे लगा था कि लोग ऐसे ही आपके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब जिस दिन से यहाँ रह रही हूँ मैंने देख लिया कि आप लोग कितने कंजूस हो। अच्छा, तो मेरे परिवार का मजाक बना रही हो? आज इस घर में चिंटू का बर्थडे मनेगा और मैं बनाऊंगी उसे बहुत स्पेशल।
नेहा ने कुछ पैसे अपने पास रखे होते हैं। वो बाजार जाकर बर्थडे डेकोरेशन का सामान खरीदती है। बलून, रंगीन पोस्टर, केक और लाइटिंग। चिंटू के दोस्तों को भी बुलाने जाती है। हॉल में रंग बिरंगी झालरें टांग देती है और टेबल पर सुंदर सा केक रख देती है। अरे नेहा, ये सब इतना सजाया? हाँ मम्मी जी, ताकि आज मेरा छोटा सा चिंटू खास महसूस करे। शाम को सब लोग इकट्ठे होते हैं। बच्चों की चहचहाट, हंसी और खुशी का माहौल हो जाता है। हाँ, वाह, ये सब मेरे लिए है। चिंटू का केक काटने का समय आता है। नेहा के हाथों से वो मोमबत्तियां जलती हैं और चिंटू खुशी खुशी से केक काटता है। बाद में चिंटू चाची के पास जाता है। अरे चाची, आज पहली बार मेरा बर्थडे इतना स्पेशल मना है, और ना आज से पहले सिर्फ एक छोटा सा केक ही करता था। थैंक यू सो मच चाची। आप परेशान मत हो चिंटू, तुम्हारा हर साल बर्थडे ऐसे ही मनेगा। अब तुम्हारी चाची जी आ गई हैं, जो तुम्हारे लिए हर चीज खास बनाएंगी। चाची, आप सबसे बेस्ट हो। सब लोग हंसते हैं। बच्चों की हंसी और खेलकूद के बीच नेहा खुशी से बच्चों को देख रही होती है। सब जगह रंग बिरंगे बलून, खिलखिलाते बच्चे और खुशी भरे चेहरे होते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। सास चाय का कप के साथ सोफे पर बैठी होती है। नेहा रसोई में राघव का टिफिन तैयार कर रही होती है। राघव जूते पहनकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। मम्मी, कल भाई दूज का फंक्शन है, नेहा के लिए कुछ कपड़े दिला देना। अरे बेटा, क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बहुत सारे सूट कपड़े होंगे, उन्हें ही पहन लेगी। नहीं मम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके अकाउंट में पैसे कर दूंगा। आप नेहा और भाभी दोनों को शॉपिंग पर ले जाइएगा। अरे बेटा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी, फिर भी अच्छी बात है। दोनों को नए कपड़े मिल जाए तो अच्छा रहेगा। राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा टिफिन दे देती है और सास और राघव की बात भी सुन लेती है। अरे यार, ये लोग सच में कितने अलग हैं। हम तो इतने अमीर भी नहीं थे, फिर भी थोड़े थोड़े कपड़े ही हर फंक्शन में खरीदते थे, और ये लोग इतने बड़े बंगले में रहते हैं, फिर भी एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। दोपहर का समय होता है। मार्केट में हलचल हो रही होती है। दुकानें रंग बिरंगी सजी होती हैं। सास, नेहा और विशाखा एक दुकान पर खड़ी होती हैं। नेहा बेटा, ये ले लो। नेहा के लिए सुंदर सा नया सूट सास खरीद कर देती है। नेहा खुशी से सूट देखकर मुस्कुराती है। धन्यवाद मम्मी जी, बहुत सुंदर है। मम्मी जी, मुझे भी एक सूट दिला दीजिए। कितने साल हो गए हैं, पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं हर फंक्शन पर। अरे बेटा, तुझे क्या जरूरत है नए सूट की? तेरी शादी में तो हमने बहुत सारे सूट दिए थे, अब हर फंक्शन पर और हर साल नए कपड़े ही दिलाने पड़ेंगे क्या? लेकिन मम्मी जी, सब नए कपड़े पहनते हैं और भाई दूज भी इन सब नए कपड़े पहनकर ही मनाते हैं। दीदी को फिर से पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुझे दिलवा दिया है ना, वही बहुत है, वरना मैं तो तेरा भी कैंसिल करने वाली थी। अभी अभी शादी हुई है और तेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। सास फिर नेहा की ओर मुड़ती है। देख, राघव ने कहा था कि तुझे नए कपड़े दिला दूं, इस वजह से मैं तुझे लेकर आ गई। नेहा मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन परेशान होती है। अरे यार, ये मैं कैसे घर में आकर फंस गई हूँ? इतने बड़े बंगले में रहते हैं, फिर भी इतनी कंजूसी करते हैं। ये सब कहाँ लेकर जाएंगे इतना कंजूसपना करके? सभी कपड़े खरीदते हैं। नेहा और जेठानी के हाथ में सुंदर सा बैग होता है। नेहा, लगता है मैं अब हर फंक्शन पर पुराने कपड़े ही पहनूंगी। दीदी देखो, कम से कम तुम्हें मम्मी जी की वजह से कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। सब सही समय पर मिल जाएगा। सास नेहा और विशाखा की ओर देखती है। नेहा सोचती है, हाँ, धीरे धीरे सब सीखना पड़ेगा, पैसे का हिसाब, कपड़े का हिसाब, सब कुछ। लेकिन आज का दिन तो ठीक है, भाई दूज पर नया सूट पहनने को मिल गया, कम से कम मुझे खुशी तो देगा। कुछ दिनों बाद सुबह का समय होता है। गाड़ी के अंदर पूरा परिवार बैठा होता है। सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा रहे होते हैं। मम्मी जी, मिठाई का डिब्बा और थोड़े फूल ले लेते हैं, ऐसे किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, हमारे घर भी लोग कभी कभी खाली हाथ आते हैं, हमें कोई पकवान नहीं देकर जाते हैं, और वैसे भी जहाँ पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं, वहाँ पैसे क्यों खर्च करें? मम्मी जी, थोड़ा तो अजीब लगेगा, आखिर सब लोग देखते हैं कौन क्या लाया है। हाँ मम्मी जी, नेहा सही कह रही है, कुछ ले लेते हैं ना। तू चुप कर बेटा, जब देखो तब इसकी ही सुनता रहता है। चुपचाप गाड़ी चलाकर फंक्शन में पहुंचा दे हमें। गाड़ी फंक्शन हॉल के पास रुकती है। पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है और सब लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे भाई देखो, इतने बड़े बंगले के लोग होकर भी खाली हाथ आ गए। अरे कुछ ज्यादा बड़ा ना लाते तो कम से कम एक छोटा सा गिफ्ट भी तो ले आते। कुछ ज्यादा बड़ा न लाते तो कम से कम एक छोटा सा गिफ्ट तो ले आते। आजकल के जमाने में इतने बड़े घर के लोग भी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं, लगता है कंजूस है। सास नेहा के पीछे खड़ी होती है। वो चेहरे पर हल्की नकली मुस्कान के साथ खड़ी होती है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ मिठाई का डिब्बा रिश्तेदार को दे देती है। ये छोटी सी चीज हमारी ओर से। रिश्तेदार थोड़ी देर चुप रहते हैं और कुछ हंसते हैं। कभी कभी छोटे छोटे काम बड़ा प्रभाव डाल देते हैं। ये लोग तो हमेशा ताना देंगे, लेकिन हम अपने तरीके से सब संभाल लेंगे। हाँ, इसलिए ही तो बोल रही थी मैं कि कुछ ले लेते हैं।
अगले दिन दोपहर का समय होता है। सास अपने कमरे में सोफे पर बैठी होती है। सास के सामने टेबल पर सबके नाम से गुल्लक रखी होती है। हर गुल्लक में वो 100 रुपए नोट डाल रही होती है। कमरे के बाहर से नेहा गुजर रही होती है और ये सब देख लेती है। इतना बड़ा बंगला होने के बाद भी मम्मी जी ये गरीबों की तरह 100 रुपए गुल्लक में डाल रही है। सास सबके नाम के गुल्लक में पैसे डालकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और धीरे धीरे वो रोने लगती है। मम्मी जी क्या हुआ बेटा, कोई काम था? मम्मी जी मैं तो आपसे कुछ बात करने आई थी। हाँ हाँ बैठ बेटा, क्या बात है? मम्मी जी मुझे आपसे ये पूछना था कि हमारा इतना बड़ा बंगला होने के बाद भी हम इतना कंजूस क्यों हैं? अभी मैंने देखा कि आप गुल्लक में 100 रुपए भी डाल रही थी। सास धीरे धीरे रोने लगती है और नेहा की सारी बात बताना शुरू करती है। बेटा तेरे जो ससुर जी थे ना, वो बहुत खुले हाथ के इंसान थे। जब देखो पैसा खर्च ही करते रहते थे। उन्होंने हद से ज्यादा जगह जगह और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। अपने पास कुछ भी पैसा नहीं रखते थे। एक टाइम ऐसा आया कि हमारा काम बहुत मंदा हो गया, बिजनेस ठप सा हो गया। इन्वेस्टर ने भी पैसे देने से मना कर दिया। बहुत मुश्किल समय आया। उसी वक्त तेरे ससुर को हार्ट अटैक आ गया था। तब से मैं अकेले ही इस घर को संभाल रही हूँ। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब पैसे सिर्फ जरूरत की जगह पर ही खर्च होंगे, फालतू खर्च कभी नहीं करूंगी। आखिर में पैसे ही काम आते हैं, लोग काम नहीं आते। और तब से मैं गुल्लक तैयार करती हूँ और हर एक पैसे का हिसाब अपनी डायरी में लिखती हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो हमेशा से आपको गलत समझती थी। मैं सोचती थी कि बड़े बंगले में आकर मैं फंस गई हूँ क्योंकि यहाँ सभी लोग कंजूस हैं। मैं आपकी ये कहानी सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल करना ही सही है। लेकिन मम्मी जी मैं भी आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिनमें हमें थोड़े पैसे लगाने ही चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पैसे दिखाना भी जरूरी होता है, तभी हमारी इज्जत बनती है, वरना लोग बुराइयां ही करते रहते हैं। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रही है। जब हम पार्टी में गए थे तो लोगों ने हमारी कितनी बुराई की थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन तूने बात संभाल ली थी। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि थोड़ा शिष्टाचार वाला दिखावा भी कर सकते हैं। ये हुई ना बात मम्मी जी, अब हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ बेटा ये तो तूने मुझे अच्छी सीख दे दी। मम्मी जी तो इसी बात पर क्यों ना घर में एक नई शुरुआत की पार्टी हो जाए, एक छोटी सी आपस में गेट टुगेदर पार्टी ही कर ली। चल ठीक है, इस पार्टी में मैं पैसे खर्च करना सीखूंगी। अगले दिन सुबह का समय होता है। कमला देवी और नेहा पार्टी के लिए सामान खरीदने जाती हैं और नेहा उन्हें तरह तरह की दुकान से बहुत सामान खरीदवा देती हैं। दोनों मार्केट से लौट रही होती हैं। दोनों के हाथों में रंग बिरंगी झालरें, बल्ब, फूलों की माला और स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं। अरे नेहा इतने सालों में मैं पहली बार इतनी चीजें खरीद के लाई हूँ। लगता है आज का दिन कुछ खास होने वाला है। मम्मी जी जब नीयत खुश हो तो हर दिन खास होता है। आज की पार्टी बस एक बहाना है, असली खुशी तो यही है कि आप खुद को अब रोकती नहीं हैं। दोनों घर पहुंचकर सजावट शुरू करती हैं। पर्दों पर झालरें, छत में बल्ब, मेज पर रंग बिरंगे फूल लगाती हैं। बच्चों की हंसी और घर का माहौल बहुत खुशी से भरा हो जाता है। अरे वाह मम्मी, ये तो पूरा घर ही बदल गया। हाँ हमें तो लगा था कि आप कभी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आज तो आप सबसे आगे हैं। बेटा नेहा ने समझाया कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही वक्त पर खुशी के लिए खर्च करना। सही कहा मम्मी, आज तो लगता है कि हमारे घर में सिर्फ डेकोरेशन नहीं सोच भी बदल गई है। नेहा तुमने तो कमाल कर दिया। छोटे बच्चे कमरे में बलून फुलाते हुए भाग रहे होते हैं। अरे दादी मैंने नीले बलून लगाए हैं, ये नेहा चाची के पसंद के हैं। और मैंने लिखा है हैप्पी न्यू बिगनिंग दीवार पर। अब पार्टी हमारी सबसे बेस्ट होगी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखते हैं। शाम को पार्टी का समय हो जाता है। लाइटें जलती हैं। टेबल पर स्नैक्स, ठंडे ड्रिंक्स और मिठाई रखी होती है। सभी लोग अच्छे कपड़ों में तैयार होते हैं। अरे तुमने तो मम्मी को ही नहीं पूरे घर को बदल दिया नेहा। मैंने कुछ नहीं किया राघव, ये तो मम्मी जी की पुरानी खुशी थी जो बस थोड़ा सा धूल में छुप गई थी। मैंने बस उसे साफ कर दिया है। सास कमला देवी सबको देखती है। उनके चेहरे पर गर्व और शांति होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर में अब सिर्फ लाइट नहीं, रिश्तों की रोशनी भी जल रही है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, डांस करते हैं और सास भी डांस करती है। अरे वाह, हमारी दादी इतनी कूल है, हमें तो पता ही नहीं था। चल चिट्टू हम भी दादी के साथ डांस करते हैं। दोनों बच्चे दादी के साथ डांस करते हैं। सब एक साथ हंसते हैं। तुम तो मेरी लाइफ का लव होने के साथ साथ मेरे परिवार की लाइफ का भी लव बन गई। तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है ना। यही तो असली फैमिली होती है। नेहा ने तो घर को नई दिशा दे दी। हाँ जो मैं नहीं कर पाई नेहा ने कर दिखाया। दीदी भैया चलो सब साथ में डांस करते हैं। इस तरह बड़े से बंगले में रहने वाले कंजूस लोगों में बदलाव आ जाता है।